हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम परिकल्पना के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कल्पना के बारे में जाना था, तो आइए देखते हैं कि क्या होती है परिकल्पना। परिकल्पना दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन कल्पना। परि का अर्थ होता है चारों ओर, बाहरी या अलग अलग, और कल्पना का अर्थ होता है चिंतन या विचार। अर्थात अलग अलग प्रतीत होने वाली बहुत सी घटनाओं के आपसी संबंध की व्याख्या करने वाला कोई तर्कपूर्ण सुझाव ही परिकल्पना है। अतः हम कह सकते हैं कि ऐसा तर्कपूर्ण सुझाव जो उन घटनाओं में आपसी संबंध स्थापित कर दे। और यह संबंध स्थापित कैसे होगा? जब अलग अलग घटनाएं हैं तो जो चिंतन हो रहा है वो अलग अलग, जो चिंतन हो रहा है वो एक जैसा हो जाए, मतलब चिंतन में समानता हो जाए, तो वही परिकल्पना का रूप धारण कर लेगी। परिकल्पना को एक और परिभाषा से समझने का प्रयास करते हैं। वह कल्पना जो वास्तविकता बन चुकी हो परिकल्पना कहलाती है। तो कोई कल्पना वास्तविक रूप कब धारण करेगी? जब चारों ओर का चिंतन या बाहरी चिंतन में एक रूपता आ जाएगी, तभी तो वो वास्तविक बन जाएगा। अर्थात किसी समस्या पर कई लोग चिंतन कर रहे हैं या विचार कर रहे हैं या कल्पना कर रहे हैं, जब उनका चिंतन या विचार या कल्पना एक रूप में आ जाएगा, मतलब उनके चिंतन में समानता हो जाएगी, तो वही क्या हो जाएगी? परिकल्पना का रूप धारण कर लेगी। परि अर्थात बाहरी, अर्थात चारों ओर का तात्पर्य ही है अलग अलग चिंतन या कई चिंतनों से। जब कई चिंतनों में एक रूपता या समानता आती है तो वही परिकल्पना का रूप ले लेती है। परिकल्पना को इंग्लिश में हाइपोथेसिस कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के हुपो व थीसिस शब्द से मिलकर बना है, जिसमें हुपो का अर्थ होता है अंडर अर्थात नीचे, और थीसिस का अर्थ होता है प्लेसिंग अर्थात स्थान। अर्थात हम कह सकते हैं कि सब एक ही स्थान के नीचे आ जाना, सबके चिंतन, कल्पना व विचार में एकरूपता आना, जिससे अलग अलग दिखाई देने वाली बहुत सी घटनाओं में कुछ न कुछ आपसी संबंध आ जाना। तो यही है हाइपोथेसिस, परिकल्पना। आइए देखते हैं परिकल्पना की विशेषताएं एवं महत्व के बारे में। परिकल्पना की पहली विशेषता एवं महत्व। इसके अभाव में शोध कार्य अधूरा है, क्योंकि जब तक चारों ओर का चिंतन अर्थात अलग अलग चिंतन अर्थात बाहरी चिंतन उस समस्या के बारे में एकमत नहीं होगा, तब तक शोध कार्य पूर्ण नहीं माना जाएगा। ठीक है, अर्थात जब तक सबकी सहमति नहीं मिलेगी तब तक शोध कार्य पूर्ण नहीं माना जा सकता है। दूसरी विशेषता या महत्व। परिकल्पना से आशय उस कथन से है जो सिद्ध होने पर सिद्धांत बन जाता है। अर्थात कई विचारों या कल्पनाओं या चिंतनों की एक जैसी सहमति हो जाती है, इसलिए कथन सिद्धांत बन जाता है। कोई कथन सिद्धांत कब माना जाता है? कोई कथन सिद्धांत तभी माना जाता है जब उस कथन को कहने वाला या देने वाला उसको सिद्ध कर दिया हो, और उसके साथ साथ अन्य लोगों द्वारा भी जब वो सिद्ध हो जाएगा तो उस कथन को हम सिद्धांत मानते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ सिद्धांत देने वाला ही इसको सिद्ध करे, उसको अन्य व्यक्तियों द्वारा भी जब वो सिद्ध हो जाएगा तभी वो सिद्धांत माना जाएगा। अर्थात परिकल्पना वह कथन है जो सिद्ध होने पर सिद्धांत बन जाती है। परिकल्पना के प्रकार। तो परिकल्पना को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, चरों की संख्या के आधार पर, चरों की विशेष संबंध के आधार पर और विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर। तो पहला है चरों की संख्या के आधार पर। तो चरों की संख्या के आधार पर परिकल्पना को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है साधारण परिकल्पना और दूसरा है जटिल परिकल्पना। साधारण परिकल्पना में चरों की संख्या 2 होती है। जैसे पुरस्कार देने से बालक में अधिगम बढ़ेगा या घटेगा। तो पुरस्कार और अधिगम का बढ़ना और घटना ये 2 चर हो गए। पहला पुरस्कार और दूसरा अधिगम का बढ़ना या घटना, ये दूसरा चर हो गया। दूसरा है जटिल परिकल्पना। तो इसमें 2 से अधिक चरों के बीच आपसी संबंध होता है। जैसे हिंदी और संस्कृत जानने पर अंग्रेजी जल्दी या देरी से सीखना। यदि बालक में भाषा जानने की रुचि है तो यदि वह हिंदी और संस्कृत जानता है तो अंग्रेजी जल्दी सीख लेगा। यदि उसमें भाषा जानने की रुचि नहीं है तो वह हिंदी और संस्कृत जानते हुए भी अंग्रेजी जल्दी से नहीं सीख पाएगा। इस प्रकार इसमें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी सीखने से संबंधित कुल 3 चर हैं। दूसरा है चरों के विशेष संबंध के आधार पर। इसको 2 भागों में बांटा गया है, सार्वत्रिक या सार्वभौमिक, और दूसरा है अस्तित्वात्मक। सार्वभौमिक परिकल्पनाएं शाश्वत सत्य होती हैं, अर्थात सभी जगह मान्य होती हैं। जैसे सूर्य पूर्व में निकलता है या आसमान में तारे उगते हैं,
तो ये सभी जगह सत्य है, मतलब सभी जगह मान्य है, तो इसलिए इसको सार्वभौमिक परिकल्पना कहते हैं। दूसरा है अस्तित्वात्मक। तो इसमें पुरस्कार के बजाय अगर कोई दंड से सीखता है तो वैसा बालक जिसका अस्तित्व ऐसा है कि वह पुरस्कार से नहीं सीखता है, दंड से सीखता है, तो यह क्या हो गया, ये अस्तित्वात्मक हो गया कल्पना। ठीक है। तीसरा है विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर परिकल्पना। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है शोध परिकल्पना। तो शोध में इसको H1 से दर्शाते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस 1। तो करके सीखना, करके सीखने से जो हम अधिगम ग्रहण करते हैं वह कई दिनों तक टिकता है और जल्दी हम उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो जब इस पर शोध होगा तो इसमें सही होने की आशा होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको शोध परिकल्पना कहते हैं, क्योंकि शोध होने पर नतीजा सही होने का आशा इसमें होता है। दूसरा है शून्य परिकल्पना, जिसको H0 से दर्शाते हैं, अर्थात हाइपोथेसिस 0। इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक सिद्धांत है सूझ द्वारा सीखना और दूसरा सिद्धांत है प्रयत्न या भूल द्वारा सीखना। तो इसमें कौन सा सिद्धांत सही होगा और कौन सा गलत, यह शोध करने पर पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि दोनों सिद्धांत द्वारा हम सीख रहे हैं, लेकिन किसके द्वारा कम सीख रहे हैं, किसके द्वारा अधिक सीख रहे हैं, इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, मतलब इन दोनों का वास्तविकता नहीं पता चल पाएगा कि किसके द्वारा अधिक सीखा जाएगा और किसके द्वारा कम सीखा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका नतीजा नहीं निकलेगा, इसलिए इसको शून्य परिकल्पना कहते हैं। तीसरा है सांख्यिकी परिकल्पना। तो यह संख्याओं से संबंधित होती है और इसको x से दर्शाते हैं। x के साथ जो कार्य करना होगा हम उस कार्य का चिन्ह लगा देंगे। जैसे बारंबारता निकालनी हो तो fx, गुणा करना हो तो dx और जोड़ करना हो तो सिग्मा x। चिन्हों द्वारा सांख्यिकी परिकल्पना में परिकल्पना करते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों परिकल्पना के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।